हाय ऑल, दिस इज अंजलि, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम शुरू करने जा रहे हैं सैम्पल पेपर जो कि सीबीएसई ने इशू किया है फॉर द बोर्ड एग्जाम्स व्हिच इज गोइंग टू हैपन इन 2023 फॉर कंप्यूटर साइंस क्लास 12। सो सैम्पल पेपर की सीरीज में हम काफ़ी सारे सैम्पल पेपर्स करेंगे, लेकिन पहला शुरुआत जो है वो हम ऑफिशियल सैम्पल पेपर से कर रहे हैं जो सीबीएसई ने हमें दिया है। सो आप लोग अपने प्री बोर्ड्स दे चुके हो और अब हम तैयार हैं अपने पेपर की तैयारी करने के लिए। बाकी के मेजर पेपर्स आपके हो चुके हैं फॉर साइंस स्टूडेंट्स। कॉमर्स स्टूडेंट्स के रहते हैं थोड़े एग्जाम्स अभी, बट येस फॉर PCM students you have given your physics, chemistry, maths and English and now it's the time to prepare for computer science. So हम इन छुट्टियों में बहुत सारे पेपर्स करेंगे, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे. we'll be having one shots, marathon and all on the channel. So चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट से and let's start with this question paper. As you know the pattern, आपका पूरा पेपर 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है, सेक्शन A, B, C, D, E. So I'll be providing you 5 videos for every paper ताकि आप एक बार में ज़्यादा एग्जॉस्ट भी मत हो. आप 1 मार्क वाले क्वेश्चंस अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो, 2 मार्क्स वाले अलग से, 3 मार्क्स वाले अलग से, राइट. सो अभी इस वीडियो में हम करने वाले हैं 1 मार्क वाले क्वेश्चन. 18 क्वेश्चंस आपके पास आते हैं, 1 मार्क ईच. दैट इज योर सेक्शन A फॉर 18 मार्क्स. देन सेक्शन B इज फॉर 14 मार्क्स, सेक्शन C फॉर 15, D फॉर 15 एंड सेक्शन E इज फॉर 8 मार्क्स. चलिए शुरू करते हैं. सो पहला क्वेश्चन है आपके पास, state true or false. Variable declaration is implicit in Python. You have to answer in true or false. And the answer is true. क्योंकि Python में जब variable create होता है तो अपने आप ही उसको डिक्लेयर कर लिया जाता है, मतलब उसको अपने आप ही चूज कर लिया जाता है कि उसका क्या डेटा टाइप है और वो मेमोरी में कितनी स्पेस लेगा. इट इज़ डिसाइडेड ऑफ इट्स ओन. सो अगर मैं a इज इक्वल टू 50 लिखती हूँ, सो a इज डिक्लेयर्ड ऑटोमेटिकली एंड इट्स टाइप इज इंटीजर, क्योंकि जो वैल्यू मैंने उसमें असाइन की है वो इंटीजर है. अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता b इज इक्वल टू हेलो, तो b एक वेरिएबल क्रिएट हो जाता और उसका डेटा टाइप होता स्ट्रिंग, क्योंकि उसमें जो मैंने असाइन किया है वो स्ट्रिंग है. पर आपको ये सारा कहानी नहीं लिखनी है, आप सिर्फ लिख सकते हो ट्रू. Yes, variables are declared implicitly in Python and that will give you your complete 1 mark, right? Next question says, which of the following is an invalid data type in Python? तो इसमें से Python में invalid data type कौन सा है? So that is real. We don't have a data type called real, although real और float का मतलब same होता है. But अगर हम नाम के accordingly बात करें तो set हमारे पास data type है, none is also a kind of value. Integer is a data type, but we don't have a data type named real. We have float. Purpose दोनों का सेम है, पॉइंट्स में डेटा स्टोर करना, बट नेम अगर आप कंसिडर करते हो तो real is not a data type in Python. Given the following dictionaries, dictionary exam is equal to this, dictionary result is equal to this, which statement will merge the content of both the dictionaries? आप दोनों डिक्शनरीज को ज्वाइन करना चाहते हो, तो कौन सी कमांड है जो इसमें से यूज होगी? तो डिक्शनरीज प्लस नहीं होती हैं. वी कैन नॉट कंकैटिनेट, वी कैन नॉट ऐड, देयर इज नो मर्ज फंक्शन. सो करेक्ट आंसर इज अपडेट. सो एक डिक्शनरी के पीछे दूसरी डिक्शनरी को जब हमें ऐड करना हो या डिक्शनरी में एक सिंगल एलिमेंट भी ऐड करना हो तो हम अपडेट मेथड की हेल्प से कर सकते हैं. तो इसका जो सही आंसर है वो है अपडेट. ओके, सो मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. So consider the given expression not true and false or true. Which of the following will be correct output of the given expression? ठीक है जी. So सबसे पहले इसमें लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज हो रहे हैं. तो लॉजिकल ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस होती है कि सबसे पहले नॉट को सॉल्व करो, उसके बाद एंड को सॉल्व करो और उसके बाद और को सॉल्व करो. तो यहाँ पर सबसे पहले सॉल्व होगा आपका नॉट ट्रू. सो नॉट ट्रू आपको क्या दे देगा? फॉल्स, क्योंकि नॉट क्या करता है, ट्रू है तो फॉल्स बना देगा, फॉल्स है तो ट्रू बना देगा. सो नॉट ट्रू आपको दे देगा फॉल्स और उसके बाद ये बचेगा फॉल्स एंड फॉल्स और ट्रू. सो क्लियरली हमें दिख रहा है आंसर इज ट्रू, बट फिर भी फॉल्स एंड फॉल्स क्या देगा? फॉल्स. ठीक है, एंड फॉल्स और ट्रू. तो इसका आंसर है ट्रू. जब आप इसको एग्जाम में करोगे तो पेपर प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करती है, तो इसलिए आप वहाँ पे आंसर तो ट्रू लिखेंगे बट आप साइड पे वर्किंग भी दिखा सकते हो. तो ये 3 लाइंस में आपकी वर्किंग आ जाएगी कि नॉट ट्रू से पहले ये फॉल्स हो गया, फॉल्स एंड फॉल्स से फॉल्स हो गया एंड फॉल्स और ट्रू से आपका आंसर ट्रू आ गया. सो इट लुक्स गुड इफ यू शो द वर्किंग, इट गिव्स अ गुड इंप्रेशन ऑन द एग्जामिनर. ठीक है, बट मार्क्स आपको सिर्फ ट्रू लिखने से भी मिल जाएंगे. ओके, नेक्स्ट इज सिलेक्ट द करेक्ट आउटपुट ऑफ द कोड. नाउ करेक्ट आउटपुट ऑफ द कोड, ये कोड अभी नेक्स्ट पेज पे भी जा रहा है. सो दिस इज आवर कंप्लीट कोड. ए स्ट्रिंग है जिसके अंदर है ईयर 2022 एट ऑल द बेस्ट. ठीक है, अब a इज इक्वल टू a डॉट स्प्लिट 2. सो हम स्प्लिट कर रहे हैं किस लेटर पे? 2 पे. तो 2 कहाँ कहाँ आ रहा है? 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे भी है.
तो स्प्लिट क्या करता है, जहाँ जहाँ पर ये कैरेक्टर आता है उससे लेफ्ट वाले को एक स्ट्रिंग बना देता है और राइट वाले को अलग, और जहाँ जहाँ पे 2 है वो स्ट्रिंग्स के टुकड़े होते जाते हैं और वो एक लिस्ट बन जाती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं कंसिडर करूँ तो मेरे पास लिस्ट क्या बनेगी, ईयर स्पेस। तो पहली स्ट्रिंग जो आपके पास आएगी दैट विल बी ईयर एंड अ स्पेस, कॉमा, दूसरी स्ट्रिंग जो आएगी दैट विल बी 0, तीसरी स्ट्रिंग जो आएगी वो ब्लैंक होगी, कुछ भी नहीं है इस 2 और 2 के बीच में, देयर इज नथिंग। तो कुछ भी नहीं है लेकिन वो स्पेस तो लेगा यहाँ पर, इट विल बी सिर्फ कोट शुरू होते ही कोट खत्म, ब्लैंक, कुछ नहीं है। और उसके बाद आपके पास आ जाएगा स्पेस एट ऑल दी बेस्ट। सो वी विल हैव दिस। तो ये बन गई मेरी लिस्ट, ठीक है। अब ये तो बन गई मेरी लिस्ट, तो इसमें 0 पोजीशन पर ये है, 1 पोजीशन पे ये है, 2 पे है खाली स्ट्रिंग और ये है 3 पे। सो अब देखें यहाँ पर ये क्या प्रिंट करा रहे हैं, b इज इक्वल टू A0। A0 में क्या है, ईयर स्पेस प्लस डॉट, एक्सक्यूज मी, तो स्पेस के बाद डॉट आ जाएगा, डॉट के बाद भी यहाँ पर स्पेस है तो हम वो स्पेस भी छोड़ेंगे। फिर आ रहा है A1, तो आपके पास 0 आ जाएगा। फिर 0 के बाद डॉट कंकैटिनेट हो गया, उसके बाद एक स्पेस है और वैसे भी इसके अंदर भी स्पेस है, तो 2 स्पेसेस की स्पेस आ जाएगी एंड प्रिंट हो जाएगा A3। A2 को यहाँ पर कहीं पे भी प्रिंट नहीं कराया गया है, ठीक है। अब आप मैच कर लो, तो ये इनको देखने से बेटर होता है कि अपना पहले आउटपुट खुद ही निकाल लो ताकि कंफ्यूजन ही ना हो। तो वी हैव दिस, और ये हमारा मैच कहाँ पे कर रहा है, ईयर डॉट 0 डॉट एट ऑल द बेस्ट। सो हमारी ए और सी ऑप्शन, ए और डी ऑप्शन आपको काफ़ी कुछ एक जैसे दिख रही होगी, लेकिन ए जो है ऑल द बेस्ट वाला वो कैपिटल है। सो एज पर दैट ये हमारा सही आंसर होगा। So now we'll do question number 6. Which of the following mode in file opening statement results or generates an error if the file does not exist? तो अगर आपकी फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो कौन सा मोड जो है वो आपको एरर जनरेट करके देगा, एंड दैट इज ओनली रीड मोड। सो रीड मोड एक इकलौता मोड है जिसमें जब हम फाइल को ओपन करने की कोशिश करें और वो फाइल एग्जिस्ट ना करती हो तो आपके पास एरर आ जाता है, क्योंकि ए मतलब अपेंड, W मतलब राइट, दोनों मोड्स में अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती है तो न्यू फाइल क्रिएट हो जाती है। राइट में तो खैर हमेशा ही न्यू फाइल क्रिएट होती है, और अपेंड में अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो क्रिएट हो जाती है, पर रीड के लिए एग्जिस्टिंग होना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, fill in the blank. Dash command is used to remove primary key from the table in SQL. तो अगर आपको प्राइमरी की को रिमूव करना है, सो वी यूज ऑल्टर टेबल कमांड। सो ड्रॉप प्राइमरी की हम ज़रूर यूज़ करते हैं, लेकिन वो ड्रॉप पूरी कमांड नहीं होती, वो ऑल्टर टेबल के साथ यूज़ होती है। आप लिखोगे ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, देन ड्रॉप प्राइमरी की। सो जो कमांड है वो आपकी ऑल्टर टेबल कमांड होगी। ड्रॉप विल बी यूज एज अ क्लॉज इन दैट, लेकिन ड्रॉप कमांड से हम प्राइमरी की को डिलीट नहीं करते, तो इसलिए आंसर में आपका ऑल्टर टेबल आएगा। Question 8 is, which of the following commands will delete the table from MySQL database? तो आपको टेबल डिलीट करना है MySQL database से, तो उसके लिए हमारे पास ड्रॉप टेबल कमांड होती है। जैसे DDL कमांड, ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम लिखो तो पूरा का पूरा टेबल आपका मेमोरी में से रिमूव हो जाता है अलॉन्ग विद इट्स डेटा, एवरीथिंग इज गॉन, ठीक है। सो ये तो हो गए हमारे क्वेश्चन 6, 7 and 8. Now moving on, question number 9 and 10. Which of the following statement would give an error after executing the following code? तो ये स्टेटमेंट्स हैं, इसमें से एरर किस में आएगा। देखो पहली लाइन है s इज इक्वल टू वेलकम टू क्लास 12, परफेक्टली फाइन, कुछ प्रॉब्लम इसमें हमें लग नहीं रही है, बिल्कुल सही है। प्रिंट s भी सही है, s इज इक्वल टू थैंक यू सही है, आपने स्ट्रिंग को ओवरराइट कर दिया, उसमें अब इसकी जगह पर ये वाली स्ट्रिंग आ गई, परफेक्ट। S0 इज इक्वल टू @ ये हम नहीं कर सकते। हम जब एक स्ट्रिंग में दोबारा से असाइन कर रहे हैं दैट इज ओके। इसको मेमोरी अलग मिली थी, थैंक यू को मेमोरी अलग मिली है, तो S पहले इसको रेफर कर रहा था, अब S इसको रेफर कर रहा है, लेकिन आप उस स्ट्रिंग के अंदर एक पोजीशन पे पड़े हुए कैरेक्टर को नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि जो स्ट्रिंग होती है वो इम्यूटेबल होती है। सो स्ट्रिंग इज इम्यूटेबल, मतलब आप स्ट्रिंग के कैरेक्टर्स को मॉडिफाई नहीं करा सकते हो, तो जो स्ट्रिंग का कंटेंट है उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यूज को हम चेंज नहीं कर सकते। 5th इज परफेक्टली फाइन।
अगर ये लाइन यहाँ पे ना होती तो जो भी एस में है उसके साथ थैंक यू कंकैटिनेट हो जाता और वो एस की पूरी न्यू वैल्यू बन जाती, क्योंकि वो एक अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होती। पर आप स्ट्रिंग के साथ इंडेक्स देके एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 है फिल इन द ब्लैंक। डैश इज अ नॉन की एट्रीब्यूट हुज वैल्यूज आर डिराइव्ड फ्रॉम द प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल। सो प्राइमरी की ऑफ सम अदर टेबल से उन वैल्यूज को हम लेते हैं, तो इसका पर्पस होता है दोनों टेबल्स के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करने को, एंड जो की है उसे हम फॉरेन की कहते हैं। तो जब भी आप फॉरेन की बनाते हो इट्स यूजुअली द प्राइमरी की ऑफ द अदर टेबल। तो जैसे आप एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को लिंक कर रहे हो, तो जो डिपार्टमेंट है उसमें प्राइमरी की होगा डिपार्टमेंट नंबर, जो कि 10, 20, 30 कुछ भी हो सकता है। अब एम्प्लॉय के अंदर भी डिपार्टमेंट नंबर है जिसकी हेल्प से मैं उधर लिंक करूंगी। तो ऑब्वियसली बात है कि अगर मेरे पास डिपार्टमेंट ही 3 है, 10, 20, 30, तो मैं 50 नंबर के डिपार्टमेंट में एम्प्लॉय को नहीं रख सकती ना, क्योंकि वो डिपार्टमेंट तो है ही नहीं। सो इस चीज़ को रेफरेंशियल इंटीग्रिटी भी कहते हैं। व्हाट डू वी कॉल इट? रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। कि जो फॉरेन की होती है, जिस दूसरे टेबल के साथ वो लिंक्ड है, जिसमें वो प्राइमरी की है, उसी में से ही वैल्यूज हम इसमें ले सकते हैं और कोई वैल्यू नहीं ले सकते। So this is also called as referential integrity. So answer is foreign key for question number 10. Moving on to question number 11. The correct syntax of seek is. तो seek हमारे पास फाइल हैंडलिंग में फंक्शन होता है जिसका काम है फाइल पॉइंटर को किसी भी स्पेसिफिक पोजीशन पर लेके जाना। उसमें हम दो चीज़ें देते हैं, एक हम देते हैं ऑफसेट और दूसरा हम देते हैं रेफरेंस पॉइंट, और हमेशा उसको फाइल ऑब्जेक्ट के साथ डॉट लगा के कॉल करते हैं। तो फाइल ऑब्जेक्ट इसमें दोनों में ही, तीनों में ही इनफैक्ट फाइल ऑब्जेक्ट मिसिंग है, तो ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि सीक हमेशा कॉल होता है एफ डॉट सीक करके, मतलब फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक। तो यही एक लौती ऑप्शन बचती है आपके पास जिसको आप मार्क कर सकते हो। सो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सीक ऑफसेट, और ये स्क्वायर ब्रैकेट का यहाँ पे मतलब है कि ये चीज़ ऑप्शनल है। तो अगर मैं लिखती हूँ एफ डॉट सीक 7, मतलब बाइट नंबर 7 पे फाइल पॉइंटर को ले जाओ, और बाय डिफॉल्ट इसमें रेफरेंस पॉइंट जो है वो क्या ले रहा है? 0, मतलब बिगिनिंग से, फाइल के शुरू से 7वीं बाइट पे चले जाओ। ठीक है, लेकिन अगर आप बताना चाहते हो कि शुरू से नहीं जाना, हम जहां पर अभी है, वेर एवर वी आर राइट नाउ, जहां पर अभी फाइल पॉइंटर है वहां से 7 कैरेक्टर्स आगे चला जाए। सो अभी जहां पर फाइल पॉइंटर है वहां से 7 कैरेक्टर आगे चला जाए, तो आपको रेफरेंस पॉइंट में 1 लिखना पड़ेगा। सो इट शुड बी एफ डॉट सीक 7,1, मतलब जहाँ पे मैं अभी हूँ वहाँ से 7 स्टेप आगे चली जाऊँ, या अगर मैं इस पर नेगेटिव देती हूँ तो जहाँ पर मैं अभी हूँ वहाँ से 7 स्टेप्स पीछे चले जाऊँ। ऐसे ही हम यहाँ 2 भी दे सकते हैं। सो 2 का मतलब होता है एंड, तो 0 का मतलब है बिगिनिंग, जो कि बाय डिफॉल्ट होता है, हम कुछ भी नहीं लिखेंगे तो वो उसको 0 ही लेता है। 1 का मतलब होता है करंट, जहाँ पर भी अभी फाइल पॉइंटर है वहाँ से आगे या पीछे जा सकते हैं। 2 का मतलब होता है एंड, यहाँ से सिर्फ पीछे ही आ सकते हैं, आगे नहीं जा सकते। ठीक है, सो दीज आर दी 3 रेफरेंस पॉइंट्स, 0, 1, 2. बाय डिफॉल्ट इट इज 0. सो दिस इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ राइटिंग सीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द सिलेक्ट स्टेटमेंट व्हेन कंबाइंड विद डैश क्लॉज रिटर्न्स रिकॉर्ड्स विदाउट रेपिटेशन। तो विदाउट रेपिटेशन अगर आपको रिकॉर्ड्स देखने हैं तो हम यूज करते हैं डिस्टिंक्ट। तो अगर आप लिखते हो सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉयज़ की जो सिटीज़ शो होंगी वो सिर्फ एक वैल्यू को एक ही बार दिखाएगा, मतलब अगर 2 बार दिल्ली आ रहा है तो 2 बार नहीं दिखाएगा, एक ही बार दिखाएगा। सो रिपीटेड वैल्यूज शो नहीं होती हैं। डैश इज अ कम्युनिकेशन मेथडोलॉजी डिजाइन टू डिलीवर बोथ वॉइस एंड मल्टीमीडिया कम्युनिकेशन ओवर द इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये फेवरेट क्वेश्चन है सीबीएसई का, हर साल आता है पेपर में, किसी भी तरीके से पूछ लें। आंसर इज VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। सो आपकी कॉलिंग के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए, ठीक है, हम जो प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, सो जी ये तो हो गए आपका 13 तक के क्वेश्चन। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट लॉट पे। सो क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16। सो ये देखो बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, यू जस्ट हैव टू इवैल्यूएट, है ना। इसमें थोड़ा मैथ्स भी लग जाएगा, मैथ्स का पेपर तो हो गया पर अभी पूरी तरह से मैथ्स से छुटकारा आपको नहीं मिला, यू नीड टू डू सम कैलकुलेशंस इन CS पेपर ऑल्सो। सो व्हाट विल बी द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इवैल्यूएटेड टू इन पाइथन। सो ये हमारे पास है, इसमें सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगी, 8 + 3.0 दैट विल बी 11.0। तो आप इसको एग्जाम में कैसे सॉल्व करोगे, वर्किंग दिखाओगे, वैसे आंसर ये है, ठीक है। बट ये आंसर कैसे आएगा उसके लिए हम दिखा सकते हैं कि सबसे पहले 15.0 अपॉन 4 + 11.0 हो गया। अब डिविजन होगी, सो दिस विल बी 3.75 + 11.0
that is going to be 14.75. So your answer is 14.75. So always show working for such questions in your exam. हमेशा दिखाओ working side पे करके कि आपका ये result कैसे आया है. Then which function is used to display the total number of records from table in a database? So अगर मुझे देखना है total number of records कितने हैं, so we use count star. So count star बताता है कि total records कितने हैं या cardinality of the table कितनी है. To establish a connection between Python and SQL database, connect is used which of the following arguments may not necessarily be given while calling connect. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, connection जो भी आपका MySQL है, MySQL connector डॉट कनेक्ट को कॉल करते हैं, ठीक है. अब इस कनेक्ट के ब्रैकेट्स में हम कुछ कुछ वैल्यूज पास करते हैं. होस्ट जो कि लोकल होस्ट होता है, डेटाबेस का नाम बताते हैं, यूज़र जैसे कि रूट हो गया, पासवर्ड बताते हैं. इसमें से कौन सा है जो मैं स्किप कर सकती हूँ, तो मैं इसमें से डेटाबेस स्किप कर सकती हूँ कनेक्शन के टाइम पे, और मैं इसको बाद में भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, या यूज़ डेटाबेस कमांड से मैं किसी भी डेटाबेस को ओपन करा सकती हूँ. सो वी कैन स्किप डेटाबेस ऑप्शन राइट नाउ, ठीक है. तो कनेक्ट के टाइम पे हम डेटाबेस ऑप्शन को स्किप कर सकते हैं, लेकिन बाकी की हमें देनी पड़ेंगी, ठीक है. अब आते हैं आपके दो क्वेश्चन जो कि असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस हैं. सो क्वेश्चन 17 and 18 आर असर्शन एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस. मार्क द करेक्ट चॉइसेस. बोथ A and R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर A एंड B इज ठीक है. पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं. इफ द आर्ग्यूमेंट इन फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मैच द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स एज डिफाइंड इन द फंक्शन डेफिनेशन, सच आर्ग्यूमेंट्स आर कॉल्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स. तो जब आपको इसका मीनिंग अगर एक बारी में समझ नहीं आता है तो ठंडे दिमाग से दो बार इसको अच्छे से पढ़ो, समझो ये क्या कह रहा है. तो वो कह रहा है कि भाई जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं, जैसे कि मैंने फंक्शन कॉल किया शो और A और B को पास कर दिया, तो जहाँ पर शो डिफाइंड है वहाँ पे भी दो ही पैरामीटर रिसीव हो रहे हैं. तो मैं दो भेज रही हूँ, दो ऊपर से रिसीव हो रहे हैं, तो ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को हम पोजिशनल आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं. सत्यवचन बिल्कुल सही, येस इट इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट. अब सेकेंड लाइन पढ़ते हैं. During a function call, the argument list first contains default arguments followed by positional argument. ये तो लाइन सीधे सीधे ही गलत है, क्योंकि हमने हमेशा पढ़ा है कि डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हमेशा एंड में होते हैं. डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट्स हमेशा राइट साइड से शुरू होते हैं. दे आर ऑलवेज एट द एंड. सो चाहे आपके कीवर्ड आर्ग्यूमेंट्स हो चाहे डिफ़ॉल्ट हो, वो हमेशा पोजिशनल के बाद आते हैं, पोजिशनल से पहले नहीं आते. तो ये सही रीज़न है या नहीं है वो तो बात की बात है, ये स्टेटमेंट ही गलत है ना. अगर स्टेटमेंट सही होती तो हम देखते कि भाई ये जस्टिफिकेशन सही है या नहीं, पर जस्टिफिकेशन का तो मुद्दा ही नहीं आया यहाँ पे, क्योंकि ये स्टेटमेंट ही गलत है. तो इसका आपका आंसर होगा C. A इज ट्रू बट R इज फॉल्स. तो A तो सही स्टेटमेंट है, लेकिन R तो स्टेटमेंट ही गलत है. रीजन सही है या नहीं बात ही नहीं है उसकी, वो स्टेटमेंट ही गलत है हमारे पास. नेक्स्ट क्वेश्चन है CSV, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज इज अ फाइल फॉर्मेट फॉर डेटा स्टोरेज विच लुक्स लाइक अ टेक्स्ट फाइल. ठीक है, क्योंकि CSV फाइल टेक्स्ट फाइल्स का एक टाइप होते हैं. टेक्स्ट फाइल दो तरह की होती है, रेगुलर टेक्स्ट फाइल एंड CSV फाइल्स. द इंफॉर्मेशन इज ऑर्गेनाइज्ड विद वन रिकॉर्ड ऑन ईच लाइन एंड ईच फील्ड इज सेपरेटेड बाय कॉमा. सही बात है, जो डेटा होता है एक रिकॉर्ड एक लाइन पे होता है और सारी वैल्यूज कॉमा से सेपरेटेड होती है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड CSV फाइल्स. तो R ठीक भी है और ये उसको जस्टिफाई भी कर रहा है. तो इसका आंसर होगा A. Both A and R are true and R is the correct explanation for A. So that is the answer for question number 18, right? So this is how we solve 1 mark question. ध्यान से पढ़ेंगे, सोचेंगे क्या कह रहा है और फिर हम आंसर करेंगे. जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि जल्दबाजी में गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो ना तो ज़्यादा खुश होना है पेपर को देख के, है ना ही ज़्यादा दुखी होना है. अपने आप को काम रखो, अच्छे से क्वेश्चंस पढ़ो, अच्छे से आंसर लिखो. सो दैट्स हाउ वी सॉल्व इट. और अगली वीडियो में हम सॉल्व करेंगे सेक्शन B, जिसमें 7 क्वेश्चंस होंगे, 2 मार्क्स ईच. सो वी विल बी सॉल्विंग दैट इन द नेक्स्ट वीडियो. जाने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर दो अपने सारे फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ, जितने भी व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप्स हैं आपके. शेयर द चैनल इन ऑल दोज थिंग्स, एंड अपने जूनियर्स के साथ भी शेयर करने का है कि भाई 12th की क्लासेस 1 अप्रैल से स्टार्ट हैं चैनल पे. सो यहीं से पढ़ें, ठीक है. सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो. आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. बाय फॉर नाउ.